नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना गोविंद कुमार आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। और अपन लगातार पढ़ा रहे थे, आपको पता है। आज एक नई विशेष सीरीज़ के साथ मैं आपसे रूबरू हूं और अपन कुछ इस तरह से करने वाले हैं। मैं आपको भूगोल, संपूर्ण भूगोल, जिसमें आपको किस किस के लिए पढ़ाऊँगा मैं, ये देखना कि भूगोल पहले है राजस्थान का भूगोल, राजस्थान भूगोल। दूसरा है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तीसरा जो है अपने विश्व का भूगोल, विश्व भूगोल, विश्व भूगोल। और चौथा जो रहेगा अपने भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, तथ्य, तथ्य, तथ्य 2 मिनट। भूगोल का महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य इसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं कि भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और विश्व का भूगोल और भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य। तथ्य से यहाँ तात्पर्य ये है कि बड़ा है, छोटा है, विश्व में बड़ा कौन सा है, विश्व में छोटा कौन सा है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब ये तैयारी अपनी किस किस में काम आएगी, किस किस में काम आएगी, अपन इतना मैटर पढ़ेंगे और ये जो मैटर है अपने कहाँ कहाँ काम आएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आज जो भर्ती चल रही है अपने, वो है राजस्थान का या राजस्थान की पुलिस भर्ती, राजस्थान कांस्टेबल जिसे आप कहते हो, ठीक है। दूसरी जो बड़ी भर्ती है वो है रीट। रीट के लिए सारा का सारा मैटर राजस्थान, भारत, विश्व और महत्वपूर्ण तथ्य, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। तीसरा जो अपना रहेगा पटवार, पटवार, पटवार के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। यानी कि तथ्य अपने इस हिसाब से करेंगे कि अपने एक की तैयारी में सभी की तैयारियां संपूर्ण कर ली जाएंगी। अब देखो, राजस्थान का भूगोल है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनके हिसाब से अपने देखें कि राजस्थान पुलिस की भर्ती है, जो राजस्थान कांस्टेबल जिसे अपने कहते हैं, रीट है, ठीक है, और पटवार है। पटवार, रीट और राजस्थान पुलिस, इनके अलावा जब अपने इतनों का अध्ययन कर लेंगे तो आपके पास एक भर्ती और है जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो तैयारी करते हैं आरएएस की। बहुत बड़ी भर्ती है आरएएस की। तो कुछ न कहीं 75% हिस्सा जो अपना रहेगा वो ये रहेगा कि अपने इसको ध्यान में रखकर तैयारी करवाएं, तो ये क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो अपन आज एक बात और है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भूगोल जो है वो पढ़ाया जाता है सामान्य से, 2 होते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट, एक तो ये है। दूसरा ही ये है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यूँ कहूँ मैं कि आपकी भाषा में इजी से टफ की तरफ और टफ से इजी की तरफ, यूँ समझें आप। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि जो आपको ज्ञात है धीरे धीरे उसको ज्ञात को ज्ञात करते हुए अज्ञात की ओर जाएंगे। या दूसरा कि जो आपको अज्ञात है उसको पहले ज्ञात करें फिर ज्ञात की तरफ बढ़ते। लेकिन जो भूगोल की महत्वपूर्ण जो विधि है, या यूँ कहें कि सुप्रीम जो मेथड है, वो ये रहेगा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि सबसे पहले छोटे का अध्ययन किया जाए, फिर उसके बाद में इसका अध्ययन किया जाए, फिर उसके बाद में इसका अध्ययन किया जाए और फिर महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया जाए। महत्वपूर्ण भूगोल की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो इस हिसाब से चलती हैं। पहले राजस्थान का भूगोल, यानी पहले छोटे क्षेत्र का अध्ययन, फिर बड़े क्षेत्र का अध्ययन, फिर उससे बड़े क्षेत्र का अध्ययन, फिर उससे बड़े क्षेत्र का अध्ययन। एक बात और बता दूं, जो बीए के छात्र हैं वो भी पढ़ें ये किताबें। ये जो चैप्टर है वो सारे के सारे क्या यहाँ से कवर होगा। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। तो अपना ये भर्ती का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा कि राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार और
RS के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। अपन आज अपना शुरू करते हैं राजस्थान का भूगोल। मैं आशा करता हूं कि आप मैप लेके पास में ज़रूर बैठें, पेन पेंसिल जो भी है, आप अपना महत्वपूर्ण सहायक सामग्री साथ में लेके बैठे रहें। तो अपन चलते हैं मित्रों आज इस पे, और वो यूँ रहेगा कि सबसे पहले अपन करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल हर भर्ती में महत्वपूर्ण है, हर भर्ती में महत्वपूर्ण है। हर भर्ती में कम से कम 30 से लेकर 35% जो प्रश्नों का रेशियो रहता है वो भूगोल का रहता है, भूगोल का रहता है। ठीक है, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंदर ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्टली प्रश्न है वो राजस्थान की लोकेशनल, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के विस्तार से आते हैं। अपनी सिद्धांत करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रहे कि अपने प्रश्न सही हों। तो इससे पहले मैं राजस्थान के भूगोल को जानने से पहले अपन राजस्थान की थोड़ी उत्पत्ति की बात करेंगे, राजस्थान का नामकरण की बात करेंगे, फिर कहीं जाके क्या होगा, भूगोल का आरंभ होगा। वैसे भूगोल का आरंभ तो आज हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे क्या है उसकी पृष्ठभूमि जानना ज़रूरी है। इन शुड केस, ठीक है, यानी कि केस के अंदर की इतिहास जानना ज़रूरी है कि भूगोल शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो अपन शुरू कर रहे हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ मैं, कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, कि राजस्थान का जो भूभाग है, वैसे नहीं है राजस्थान की नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान शब्द कैसे बना, वो वाला नहीं, राजस्थान की उत्पत्ति यानी कि जो भूभाग है वो कैसे बना, उसकी अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं यूँ कहता हूँ कि भौतिक विभाग की महत्वपूर्ण विशेषताएं, भौतिक स्वरूप, यानी कि स्वरूप, भौतिक उसे कहते हैं जो किसी पृष्ठभूमि का प्रथम दृष्टि में देखने पर, किसी भी भूभाग का प्रथम दृष्टि में देखने पर जो उजागर होता है उसे भौतिक कहते हैं, यानी ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, तो भौतिक स्वरूप की विशेषताएं करने वाले हैं अपने, भौतिक स्वरूप की विशेषताएं। तो अपने तो राजस्थान को ध्यान में रख के करेंगे। अगर मान लो कि अपने उत्तर प्रदेश में होते तो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के करते, भारत का पढ़ रहे होते तो भारत को ध्यान में रख कर रहे होते। ठीक है, तो अब अपन करते हैं भौतिक स्वरूप, किसका, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो इस प्रकार है मेरे मित्रों कि सबसे पहले उत्पत्ति की बात करते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, या यूं कहें कि जो भूखंड है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो एक युग आते हैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी में क्या हुए, कुछ युग, युग यानी कि जैसे मानव युग है ना, कलयुग है, सतयुग है, ये वाले नहीं, उनके अलावा जैसे मेसोजोइक है, कार्बोनिफेरस है, जुरेसिक है, ऐसे कुछ युग हुए। उन युगों में पृथ्वी क्या हुई, धीरे धीरे डेवलप हुई, धीरे धीरे विकासात्मक अवस्था में पहुंची। और उस पृथ्वी पर विकासात्मक अवस्था में पहुंचने पर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भूखंड थे वो भूखंड बने, जो जल वाले द्रोणियाँ थी, नीचे वाले जो भाग थे वो क्या बने, जल वाले बन गए। और जो बड़े भूभाग थे उन्हें महाद्वीप कह दिया गया। जो द्रोणियाँ यानी कि जहाँ पानी जो अभिनीति थी, नीचे थी, जो पानी से यानी भूखंड से जो नीचे स्थल थे उनमें पानी भर गया, और उन्हें पानी भरने के कारण उन्हें क्या कह दिया गया, सागर, जो बड़े थे उन्हें महासागर कह दिया गया। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं। तो पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। देखो महत्वपूर्ण है पटवारी, रीट और कांस्टेबल के लिए। 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से वर्ष पूर्व काल कौन सा था, मध्यजीवी काल। कौन सा काल था, मध्यजीवी काल। मध्यजीवी भी बोल सकते हो आप इसको, आपकी किताब में बड़े अच्छे नाम से शॉप किया होगा, मेसोजोइक। कौन से नाम से, मेसोजोइक, मेसोजोइक नाम से शॉप कर रखा होगा। आप बुक्स में पढ़ते हो, पहले 1-2 पेज होते हैं ना आपके, वो चाहे वो गाइड के हों चाहे बुक्स के हों, उसमें यही वर्णित होता है, पहले 1-2 लाइनें, 1-2 पेज उत्पत्ति से संबंधित। तो उत्पत्ति आज से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व
वर्ष पूर्व मध्यजीवी या मेसोजोइक काल में, कौन से काल में? मेसोजोइक काल में जो पृथ्वी थी वो क्या थी? एक ऐसे थी, गोला थी। पृथ्वी क्या थी मेरे भाइयों? एक गोला थी। ठीक है, ये पृथ्वी है और इसको मैं यूं बना देता हूँ, ये पृथ्वी है, ये गोला है, यूं कह लो कि ये भूखंड है। ये क्या है? एक भूखंड है। ठीक है, अब इस भूखंड को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। काल कौन सा है अपने? मध्यजीवी काल है। ठीक है, तो मध्यजीवी काल में पृथ्वी क्या थी? एक भूखंड थी और उस भूखंड का नाम क्या था? पेंजिया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, और इस पेंजिया के चारों ओर, इस पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि थी। इस पेंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि थी। उस जलराशि का नाम दिया मेरे भाइयों पेंथालासा। आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से बीए फर्स्ट ईयर में, 12वीं में पढ़ के आए हो आप, 11वीं में पढ़ के आए हो आप। ठीक है, पेंथालासा सागर। क्या नाम दे रखा? पेंथालासा सागर। तो मैं पृथ्वी की उत्पत्ति इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति करेंगे अपने, तो अपने राजस्थान की उत्पत्ति अपने आप ही निकलेगी। आप देखना आगे थोड़ा सा एक बार लगेगा आपको, अभी राजस्थान भी शुरू ही नहीं हुआ, राजस्थान का नाम ही नहीं है, कहीं होगा राजस्थान का नाम। इससे भारत की स्थिति भी स्पष्ट होगी, भारत की उत्पत्ति भी स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि उत्पत्ति 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी या मेसोजोइक काल में पेंजिया थी। पृथ्वी क्या थी? पेंजिया थी। और पृथ्वी के चारों ओर क्या था? एक भूखंड था, सॉरी जल था, और उस जल को नाम क्या दिया गया? पेंथालासा नाम दिया गया था। और ये जो पेंथालासा था, ये मेसोजोइक काल के प्रारंभ के आधार पर, यानी कि जब शुरू हुआ था, प्रारंभिक अवस्था थी पृथ्वी की। कौन सी अवस्था थी? ये प्रारंभिक अवस्था थी। जब पृथ्वी की मेसोजोइक काल में प्रारंभिक अवस्था थी तो उसको नाम पेंजिया दिया गया। चारों ओर जो सागर था उसका नाम था पेंथालासा सागर। मैं आशा करता हूँ आपको ये टर्म समझ आई होगी। मैं दोबारा एक बार और बोल देता हूँ कि उत्पत्ति 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, जब मेसोजोइक काल था। उत्पत्ति तो नहीं कह सकते, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि विशाल भूखंड था। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? पेंजिया का होगा विखंडन। ठीक है मेरे भाइयों, तब पेंजिया, यूँ ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में ये क्या बनाई थी? अपने पेंजिया बनाई थी। ठीक है, इसका नाम क्या था? पेंजिया। पेंजिया था। और ये जो सागर था इसके चारों ओर, इसका नाम था पेंथालासा। पेंथालासा सागर सारा ही था। जो जल वाला भाग था उसको क्या नाम दिया गया? पेंथालासा सागर नाम दिया गया था। आज के यानी कि शोध की वेगनर महोदय ने, ठीक है, बहुत से ऐसे थे, हैरी हेस, वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, जलवायुवेता थे। वो जलवायुवेता कुछ अध्ययन कर रहे थे जलवायु के ऊपर, तब उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि पृथ्वी ऐसे पहले एक ही रही होगी। फिर उन्होंने धीरे धीरे इस पर शोध किया, फिर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, ड्रिफ्ट थ्योरी दी, बहुत से ऐसे सिद्धांत आए जिसके माध्यम से अपने क्या हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जान सके। और जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके ऊपर ही क्या हुआ? संपूर्ण जो टिके हुए हैं, जैसे चाहे वो अपने, अगर मैं कनाडा पढ़ा रहा होता आपको तो अपने यहीं से शुरू कर रहे होते, राजस्थान गंगानगर भी पढ़ा रहे होते, गंगानगर की उत्पत्ति कैसे हुई, तो अपने पहले राजस्थान की उत्पत्ति देखते, फिर भारत की उत्पत्ति देखते, फिर विश्व की उत्पत्ति, एशिया की देखते, ऐसे देखते देखते कहीं ना कहीं अपने पेंजिया पर पहुँच ही जाते, है ना। तो चलते हैं आगे। तो अब क्या हुआ? पेंजिया जी, जो ये पेंजिया थी उसका हुआ विखंडन। क्या हुई? विखंडन हुआ, यानी कि टूटी पृथ्वी। पेंजिया क्या हुई? दो भागों में टूट गई। पहले एक थी, उसके बाद में दो हो गए पेंजिया। कितने हो गए? दो। यूँ कहें कि आपकी साइंस की भाषा में कोशिका विभाजन हो गए। ठीक है, चलते हैं। तो पेंजिया कितने भागों में टूट गई? दो भागों में। पेंजिया दो भागों में टूट गई। पेंजिया कितने भागों में टूट गई? दो भागों में टूट गई। और जो पेंजिया टूटी
पेंजिया क्या हुई, टूटी। या यूं कहे कि पेंजिया का जो विखंडन हुआ वो कौन से काल में हुआ, वो हुआ कार्बोनिफेरस युग में। कौन से युग में हुआ, ये चीज़ आप याद रखना। वो प्रश्न पूछता है कई बार कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया टूटी थी क्या, हाँ तो आप कहोगे हाँ जी टूटी थी। या यूं कहेगा कि कार्बोनिफेरस युग में कौन सी बड़ी घटना हुई थी, तो पेंजिया का विखंडन हुआ था। तो क्या हुआ था, पेंजिया का विखंडन हुआ था। या यूं कहेगा कि पेंजिया का विखंडन कौन से काल में हुआ था, कौन से युग में हुआ था, तो कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। यानी कि पेंजिया कितने भागों में टूट जाती है मेरे मित्रों, 2 भागों में टूट जाती है। अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंजिया 2 भागों में टूटी। तो ये पेंजिया और ये पेंजिया का एक भाग और ये पेंजिया का दूसरा भाग। आई बात समझ में। पेंजिया कौन से काल में टूटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में टूटी। पेंजिया का विखंडन हुआ कौन से काल में, कार्बोनिफेरस युग में। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। जो ऊपर वाला था, जो ऊपर वाला भाग था उसका नाम बनाया अपने को लारेशिया भूमि। कौन सा भाग बनाया, लारेशिया भूमि। और जो नीचे वाला भाग था उसका नाम बनाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि, गोंडवाना भूमि या लैंड, गोंडवाना भूमि या लैंड। जो लारेशिया है उसका एक अच्छा सा नाम और मिलता है, वो है अंगारा लैंड या अंगारा भूमि। तो अपने यहीं लिख देते हैं अंगारा भूमि, भूमि या लैंड एक ही बात है। तो पेंजिया कार्बोनिफेरस युग में टूटी और टूटते ही उसके कितने भाग हुए, पहली बार अवस्था में 2 भाग हुए। एक का नाम लारेशिया दिया। या यूं पूछेगा कि उत्तर की तरफ जो था उसका क्या नाम दिया गया, या उत्तरी जो पेंजिया थी उसका क्या नाम दिया गया, तो लारेशिया दिया गया या अंगारा भूमि दिया गया। और जो दक्षिण में थी, जो नीचे की ओर प्रवाहित थी, उसका क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब इनके बीच में जो पेंथालासा सागर था उसका जो जल था, या यूं कहें कि इनके बीच में एक द्रोणी बन गई। द्रोणी का मतलब यानी कि खड्डा बन गया, एक द्रोणी बन गई, एक गर्त बन गया। और उस द्रोणी को नाम दे दिया मेरे भाइयों टेथिस। क्या नाम दे दिया, टेथिस सागर। क्या नाम दे दिया, टेथिस सागर। ये प्रश्न भी आएगा कि टेथिस सागर की उत्पत्ति कब हुई, तो कार्बोनिफेरस युग में हुई। चलें आगे, ठीक। तो लारेशिया, अंगारा भूमि व गोंडवाना दोनों के बीच में एक द्रोणी बनी और उस द्रोणी का नाम क्या डाला गया, अपने टेथिस सागर डाला गया, टेथिस सागर डाला गया। चलते हैं आगे कि ये टेथिस सागर था, यही आगे जाके कालांतर में क्या बनेगा, राजस्थान की उत्पत्ति का, राजस्थान के थार के मैदानों का, ठीक है, इनकी उत्पत्ति का कारण बनेगा। लेकिन अपन आगे देखते हैं कि कैसे कैसे बनेगा। फिर पेंजिया क्या हुई, जो ऊपर वाले भाग थे, ये वाला और ये वाला, ये वाला भाग और ये वाले जो भाग थे, ये भी कालांतर में आगे आगे धीरे धीरे टूटे। तो ये भी क्या हुए कि लोरेशिया या अंगारा भूमि और गोंडवाना लैंड भी आगे आने वाले कालों में क्या हुए, धीरे धीरे इनका क्या हुआ, विखंडन हुआ। तो अपने यूँ कह सकते हैं कि अंगारा का जो विखंडन हुआ, अंगारा का जो विखंडन हुआ वो हुआ ट्राइसिक युग में। कौन से युग में, ट्राइसिक युग। अंगारा का विभाजन हुआ और अंगारा का जो विभाजन हुआ वो कौन से युग में हुआ, ट्राइसिक युग में। जब मैं यूँ कह रहा हूँ कि पेंजिया, संपूर्ण पेंजिया का विभाजन कब हुआ, कार्बोनिफेरस युग में। लेकिन लारेशिया और गोंडवाना का विभाजन भी हुआ। तो लारेशिया का जो विभाजन हुआ वो हुआ था ट्राइसिक युग में। कौन से युग में हुआ था, ट्राइसिक में। ऊपर वाला है तो इसके टूटने से कौन कौन से बने, तो इसके टूटने से उत्तरी अमेरिका, कौन सा भाग बना, उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका बना। लारेशिया या अंगारा भूमि ट्राइसिक युग में टूटी और इसके टूटने से उत्तरी अमेरिका
बना और बना उत्तरी अंटार्कटिक यूरोप और आर्कटिक। और कौन सा बना? आर्कटिक। तो ट्राइसिक युग में लारेशिया जब टूटा तो इससे टूटने से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अंटार्कटिक, यूरोप, आर्कटिक और छोटे छोटे जितने भी द्वीप थे वो बने, जैसे उत्तरी प्रशांत। हाँ, एक उत्तरी प्रशांत और है, तो उत्तरी प्रशांत दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो उत्तरी प्रशांत भी किससे बना था, किसके अवशेष माने जाते हैं? लारेशिया या प्रशांत महासागर के भाग बने जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर उत्तरी वाले सारे ही जोड़ लो आप। जैसे मान लो कि उत्तरी एशिया जो यूरोप के आसपास लगता है ना, वो वाला भाग, तो उत्तरी यूरेशिया। तो मैं यूँ क्या करता हूँ कि इसके बीच में से लाइन डाल देता हूँ आपके लिए। यूँ रहेगा कि लारेशिया अंगारा भूमि टूटी, और वो कब टूटी? ट्राइसिक युग में टूटी मेरे भाइयों। कब टूटी मेरे अच्छे वाले मित्रों? वो कब टूटी? ट्राइसिक युग में टूटी। और इससे कौन कौन से बने? उत्तरी अमेरिका बना, ठीक है, उत्तरी अंटार्कटिक बनी, ठीक है, यूरोप बना, आर्कटिक सागर जो आर्कटिक ऊपर वाला वो बना, और उत्तरी प्रशांत और उत्तरी एशिया बना। अब अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ। किसका विभाजन हुआ? अंगारा लैंड का विभाजन हुआ। और जो अंगारा लैंड का विभाजन हुआ वो हुआ गोंडवाना लैंड का विभाजन जो था वो इस प्रकार हुआ जुरेसिक युग में। जुरेसिक युग में तो गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ। और जो गोंडवाना लैंड का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था जुरेसिक युग में। जुरेसिक युग में विभाजन हुआ। और इससे जो नीचे वाली यानी कि पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने इस पूरे वर्ल्ड में अपने नक्शे पे देखते हैं, जो नीचे वाले थे वो सारे के सारे निर्मित हुए। मैं यहाँ लिखे दिए जा रहा हूँ आपके लिए कि दक्षिणी एशिया और प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ मेडागास्कर, अफ्रीका के साइड में एक छोटा सा द्वीप है मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे है अंटार्कटिका। ये इतनी चीज़ें गोंडवाना लैंड के भाग हैं। दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया स्पेस कम था इसलिए। और ये मेडागास्कर और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो नीचे जो दक्षिण ध्रुव पर है वो बने। और जैसे हिंद महासागर आदि चीज़ें किससे बनी हुई हैं? गोंडवाना भूमि से बनी हुई है। मैं दोबारा बोल दिए देता हूँ कि 33 सागर, अंगारा भूमि और गोंडवाना लैंड की जो भूमि थी उसके बीच की जो द्रोणी थी उससे बना 33 सागर। गोंडवाना या लारेशिया जो थे वो भी उनका भी विभाजन हुआ। जो पेंजिया का विभाजन हुआ था वो हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। तो 33 सागर लारेशिया या अंगारा भूमि का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था ट्राइसिक युग में। कौन से युग में? ट्राइसिक युग में। इससे बने उत्तरी प्रशांत, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, उत्तरी अंटार्कटिक, यूरोप और आर्कटिक। और उत्तर की जो चीज़ें थी जैसे ग्रीनलैंड है, हाँ ग्रीनलैंड और है इसके अंदर, ग्रीनलैंड। इस पर प्रश्न भी आया हुआ है कि ग्रीनलैंड किसके अवशेष हैं? तो ग्रीनलैंड अंगारा लैंड भूमि के अवशेष माने जाते हैं। तो ग्रीनलैंड और गोंडवाना जो भूमि टूटी वो टूटी जुरेसिक युग में। कौन से युग में टूटी? जुरेसिक युग में टूटी।
और इससे बने हिंद महासागर, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिणी एशिया वाला जो भाग था वो किससे बना? गोंडवाना भूमि से बना। तो इसमें राजस्थान का क्या रोल रहा होगा? इसमें जो इन चीज़ों से जो चीज़ें बनी हैं इनमें इसका यानी राजस्थान का क्या रोल रहा होगा? देखो मेरे मित्रों कि अपने यहाँ देखो उत्तरी एशिया कर रहे हैं और यहाँ दक्षिणी एशिया कर रहे हैं, और दक्षिणी एशिया के अंदर ही कौन है? भारत है। तो भारत का लगभग मोस्टली जो भाग है यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग जो है वो किसका है? गोंडवाना भूमि का भाग है। लेकिन जो ऊपर वाला जो भाग है यानी कि भारत से ऊपर वाला थोड़ा सा मान लो कि जम्मू कश्मीर वाला और ये वाले जो भाग हैं वो अंगारा भूमि के भाग हैं। अपने आगे आगे देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। अगले चलते हैं, अपने थोड़ा और आगे देखते हैं इसको विस्तारित रूप से कि कुछ यूं हुआ उत्पत्ति थी। तो इस प्रकार क्या हुआ कि प्लेटें बनी, कुछ क्या बनी? प्लेटें। तो प्लेटें इस प्रकार बनी मेरे मित्रों, प्लेटें, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसके अंदर है। मैं ज़्यादा अंदर जाने का प्रयास नहीं करूँगा, मैं आपको यहीं समझाने का प्रयास करूँगा कि पूरे विश्व में जो पृथ्वी थी वो प्लेटों पर टिकी हुई है। प्लेटें कुछ बनी, क्या बनी? प्लेटें बनी। तो प्लेटें बनने से कुछ एक दो प्लेटें ऐसे थी, एक तो थी यूरेशियन प्लेट और एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक थी यूरेशियन यानी यूरोपियन प्लेट और एक कौन सी थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेट। तो इस प्लेट ने क्या हुआ? उत्तर की ओर प्रवाह प्रारंभ किया। उत्तर की ओर प्रवाह जब प्रारंभ किया तो यहाँ जो द्रोणी थी उसका अपने नाम दे रखा है और उस द्रोणी का क्या नाम था? टेथिस सागर था। तो इस टेथिस सागर में क्या हुआ? कालांतर में अवसादों से क्या हो गई? ये परिपूर्ण हो गई, भर गई। तो परिपूर्ण होने से इस प्लेट का क्या हुआ? उत्तर की ओर अग्रसर होना शुरू रहा और जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ चलती गई वैसे वैसे जो यहाँ का अवसाद था वो क्या हुआ? वलित हो गया, ऐसे वलित रूप में हो गया। तो आज के जो वलित पर्वत हैं, जो आज के वलित पर्वत हैं, चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो अपलेशियन पर्वत हो, चाहे बहुत से पर्वत ऐसे हैं जिनसे क्या हुआ? इनका निर्माण हुआ। हिमालय, पश्चिमी एशिया की जो पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं, बहुत से ऐसे पर्वत हैं जिनको वलित श्रेणी में रखा जाता है। तो उनका निर्माण किससे हुआ माना जाता है? टेथिस सागर के अवशेषों से माना जाता है। इसलिए कई बार ये आता है प्रश्न कि हिमालय किसके अवशेष हैं? तो हिमालय टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच अब क्या हुआ? हिमालय और ये प्रायद्वीपीय पठार है, भारत है ये प्रायद्वीपीय पठार है। इनके बीच में प्रायद्वीपीय पठार और भारत के बीच में, या यूँ कहें कि हिमालय, ये हिमालय हो गया और हिमालय के बीच में जो द्रोणी थी, क्या थी? द्रोणी थी। टेथिस सागर तो खत्म हो गया, ठीक है। तो जो द्रोणी थी वो कालांतर में किसका रूप ले लिया? उसने मैदानों का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? मैदानों का। तो जो भारत में मैदान हैं वो किसके अवशेष हैं? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर के, ठीक है। तो इस द्रोणी के यानी कि जो बीच था उसके ऊपर रेत भी थी। जो रेत थी वो कालांतर में क्या हुआ? ऐसे नहीं है टेथिस सागर छोटा था, टेथिस सागर बहुत बड़ा एक जलराशि थी और जितने जितने में यानी कि उसकी जो रेत बिछी हुई थी जहाँ जहाँ गई वो रेत क्या हो गई? थार में परिवर्तन होगी, मरुस्थल में परिवर्तन होगी। किस में परिवर्तन होगी? मरुस्थल में परिवर्तन हो गई। तो थार भी किसका भाग हो गया? टेथिस का भाग हो गया। तो इस प्रकार मैं यूँ कह सकता हूँ कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो टेथिस सागर से, लगभग टेथिस सागर से मानी जाती है, कुछ एक भाग छोड़कर। जैसे प्रायद्वीपीय पठार का भाग अगर अपने छोड़ दें भारत का तो उसके अंदर मालवा का पठार भी आएगा, उसके अंदर हाड़ौती का पठार भी आएगा। लेकिन ज़्यादातर जो राजस्थान बना हुआ है वो मैदान और थार से बना हुआ है। तो द्रोणी कौन सी है? टेथिस सागर की द्रोणी है। तो विश्व में जितने भी हैं, जितने भी मैदान हैं और विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं वो सारे के सारे टेथिस सागर के भाग माने जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये उत्पत्ति वाला पोर्शन समझ आया होगा, ठीक है मित्रों। चलो आगे चलते हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि जो अरावली वाला पोर्शन है अपने यहीं क्लियर कर ही देते हैं कि भारत का पठारी प्रदेश, भारत का जो पठारी प्रदेश है, सारा पठारी प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, भारत का पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश जिसमें
प्रायद्वीप भी आएगा अपना, कि भारत का जो पठारी प्रदेश है, भारत का जो पठारी प्रदेश है वो हैं गोंडवाना लैंड के भाग। वो किसके भाग, क्योंकि अपने पढ़ा था ना प्रायद्वीपीय पठार किसके भाग है, जुरासिक काल में टूटा ना, हाँ, तो वो किसके भाग हैं, गोंडवाना के भाग हैं। किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो राजस्थान में भी कुछ एक गोंडवाना के भाग पाए जाते हैं, गोंडवाना के राजस्थान में भी कुछ एक भाग पाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान में गोंडवाना के 2 भाग हैं, एक है अरावली, अरावली का कुछ भाग, और दूसरा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का प्रदेश, और ये पर्वतीय। अब अरावली को क्यों माना जाता है, क्योंकि अरावली दक्षिण भारत के आसपास से कहीं उठकर अरब सागर से उठकर आती है, इसलिए तो इस प्रकार मैं यूँ कह सकता हूँ कि राजस्थान जो है वो 33 सागर के अवशेष, गोंडवाना के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान के 4 भाग अपने आगे पढ़ेंगे, उनमें से अपने ये भी जानेंगे कि राजस्थान के जो ऊंचे पर्वत हैं वो किसके भाग हैं। अब आप समझ गए होंगे कि राजस्थान का ऊंचा पर्वतीय भाग अरावली है, तो वो कौन सा है, गोंडवाना का भाग है। और राजस्थान का जो मैदान है और जो मरु है वो किसका भाग है, 33 सागर के भाग है। आप यूँ समझेंगे कि मैं आपको यूँ लेता हूँ कि ये तो है भौतिक भाग, भौतिक भाग, और ये हैं अवशेष। अब इसी सारणी के ऊपर अपने ज़्यादा ध्यान रखेंगे, आगे आने वाले दिनों में इसी सारणी को अपने जैसे जैसे अपने आगे उठाएंगे, इसी सारणी को आगे उठा के इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो 1 नंबर भौतिक भाग है थार, थार पढ़ते हैं अपने, तो थार अवशेष किसके हैं, 33 के अवशेष है मेरे भाइयों। किसके अवशेष हैं, 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। ये सारणी अभी अनकम्प्लीट है, मैं ये कह रहा हूँ जितना आपने पढ़ा है उसकी अवशेषों के बारे में जान रहे हैं। दूसरा अरावली है, कौन सा है, अरावली है, और अरावली जो है वो किसके भाग हैं, गोंडवाना के भाग है। कौन से पढ़ा अपने अभी, गोंडवाना के भाग हैं, यानी कि अवशेष किसके हैं, गोंडवाना के अवशेष माने जाते हैं। तीसरा अपने राजस्थान का बात करें तो राजस्थान का जो तीसरा है उसका नाम है पूर्वी मैदान। कौन सा है, पूर्वी मैदान। अगर मैं यहाँ भारत पढ़ा रहा होता और मैदान आ जाते, मैंने आपको कहा दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं, दुनिया के जितने भी मैदान हैं, आप रट्टा मार लेना, वो सारे के सारे किसके भाग हैं, इसके भाग हैं, ठीक है। तो पूर्वी मैदान भी किसके भाग हैं, 33 के भाग हैं, 33 सागर के भाग हैं। और तीसरा और चौथा है हाड़ौती प्रदेश। कौन सा है मेरे भाइयों, हाड़ौती प्रदेश है, और हाड़ौती प्रदेश किसके भाग हैं, गोंडवाना के भाग हैं। अपने अभी तो पढ़ा, तो इस प्रकार ये क्लियर हो जाता है कि राजस्थान की जो उत्पत्ति है वो भारत के प्रायद्वीपीय भाग से भी हुई है, भारत के ऊंचे वाले क्षेत्रों से भी हुई है, भारत के उच्चावच के आधार पर भी हुई है। तो भारत राजस्थान के 4 ही भाग हैं अपने भौतिक भाग, और उसको अपने किस भागों अवशेषों में बांट लिया। ये तो थी राजस्थान की उत्पत्ति वाली भाग, यानी राजस्थान की उत्पत्ति वाला चैप्टर की राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई या किसके भाग माने जाते हैं, तो वो बात क्लियर होगी। अब अपन क्या करते हैं कि ये प्रश्न मैंने सोल्व करवा दिया, प्रश्न देने वाला था मैं, लेकिन मैंने आपको ये सोल्व भी करवा दिया। मैं क्या प्रश्न दूँ आपको, आगे आने वाले चैप्टर का जो नाम होगा वो है अपने ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, ग्लोबीय स्थिति, ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, थोड़ा सा राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, यानी कि राजस्थान की ग्लोब पर क्या स्थिति है, पूरे विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, किस स्थिति के आधार पर राजस्थान को अपनी ये कह सकते हैं कि इतनी डिग्री पर बसा हुआ है, इतनी डिग्री पर बसा हुआ है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि थोड़ा सा राजस्थान ग्लोब के बारे में अध्ययन कर, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा, लेकिन उसको मैं अपने विश्व के भूगोल में करवाऊंगा स्पेशली। तो ये है ग्लोब अपना, और ये है बीच वाली रेखा, जिसे आप क्या कहते हो, 0 डिग्री भूमध्य रेखा
कहते हो। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा थोड़ा सी ज़्यादा नहीं है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके जो समांतर चलती हैं रेखाएं उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। और जो इसके विपरीत यानी कि लंबवत खड़ी हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं। उन्हें क्या क्या कहते हैं? देशांतर। भूमध्य रेखा के जो समांतर, भूमध्य रेखा की जो बिल्कुल समांतर चलती हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं या अक्षांश वर्त भी कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल यानी कि लंबवत हैं, खड़ी हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये है देशांतर और ये क्या है? अक्षांश। ये क्या है? अक्षांश हैं। अक्षांश। और अब इनको बनाने का तरीका क्या है कि प्रत्येक 1 डिग्री पे धरती के बिंदु को केंद्र मानकर बनाए गए कोण को जो मिलान करे वो क्या होती है? वो रेखाएं होती है। जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा, इसके ऊपर मैं 1 डिग्री का कोण बना देता हूँ यहाँ और 1 डिग्री का कोण यहाँ बना देता हूँ। इन दोनों डिग्रियों को मिलाने वाले कोण को यानी कि मिलान बिंदु को अपने क्या कहेंगे? उस डिग्री का अक्षांश कहेंगे। चाहे 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 20 डिग्री का, चाहे आप 23 डिग्री का बना लेना। ठीक है। तो मैं यूँ समझाना चाहता हूँ मित्रों आपको कि भूमध्य रेखा से ऊपर वाला उत्तरी भाग है और भूमध्य रेखा से नीचे वाला दक्षिणी भाग है। ठीक है। और ये है गोला। ये क्या है? एक गोला है। तो उत्तरी जो गोला है उसको गोलार्ध बना दिया। गोला धन अर्ध, आधा गोला हो गया। नीचे वाला आधा गोला हो गया। तो ऊपर वाले को उत्तरी भाग की जगह अपने क्या लिखेंगे? गोलार्ध लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गोलार्ध। और नीचे वाले को भाग की जगह अपने क्या लिखेंगे? गोलार्ध लिखेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। और राजस्थान व भारत, अपने पहले भारत ही देखते हैं कि भारत यहाँ स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित हो गया? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो गया। अब ये है 0 डिग्री देशांतर। मान लो इसको कई बार 180 डिग्री देशांतर भी कह देते हैं, लेकिन अपने 0 डिग्री मान के चलेंगे कि 0 डिग्री देशांतर से इधर और 0 डिग्री देशांतर से इधर। इधर वाला है पूर्वी और इधर वाला है पश्चिम। तो इधर वाला जो है वो पूर्वी है। तो इसका मतलब भारत की स्थिति कहाँ होगी? इस रेखा से इधर ही तो है। तो इस रेखा से इधर हो गई तो उसका क्या हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब दोनों को इकट्ठा माने कि भारत कौन से गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब भारत जहाँ है वहीं तो राजस्थान होगा। तो राजस्थान की भी क्या हो जाएगी? ग्लोबीय स्थिति या ग्लोबीय स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। एक प्रश्न ये सही है और छोटे एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, या पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे कुछ माइनर गलतियां की जाती हैं और अपन क्या करते हैं, अगर पढ़ा होगा तो अपन समझ ले कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की क्या है? देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति है, यानी कि वो वहाँ बैठा हुआ है। आगे चलते हैं थोड़ा सा और एक चैप्टर और थोड़ा सा, बस 1-2 लाइन और। उसके बाद में ये है कि राजस्थान का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार अपन आने वाली क्लास में करेंगे। इस चैप्टर को अपने यहाँ से उठाएंगे, लेकिन जितना आपने चैप्टर किया उसके पर्सन भी अपने 1-2 जितने हो सकते हैं आप भी बनाना, मैं भी बनाऊंगा और अपन करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।